हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे फिजिक्स का पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन। एंड आज इस क्लास पे हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में। मतलब मेजरमेंट में जो सब गलतियाँ होते हैं उन सभी गलतियों के बारे में इस क्लास पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर का सिंपल हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों? त्रुटि या फिर गलती। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने जाते हैं तब हमारा एम क्या रहता है दोस्तों कि उस फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, सही वैल्यू हमें निकालना होगा। लेकिन मेजरमेंट करने के बाद अगर हमें सही वैल्यू नहीं मिल पाता है तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि हमारा मेजरमेंट हो चुका है गलत। मतलब हमारे मेजरमेंट में शायद एरर है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एक रोड लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है एक रोड, ठीक है ना। एंड इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं 1000 मीटर है, 1000 मीटर है इसका ओरिजिनल लंबाई। जब हम लोग इस रोड की लेंथ को मेजरमेंट करने जाएंगे तो हमें 3 तरह के वैल्यू मिल सकता है, 3 तरह के वैल्यू। ठीक है, एक तो सेम एज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब हमें 1000 मीटर मिल सकता है। ठीक है, ये है पहला पॉसिबिलिटी। एंड दूसरा क्या है दोस्तों? हमें लेस देन ओरिजिनल लेंथ मिल सकता है। ठीक है, ओके, मतलब हमें 1000 मीटर से कम वैल्यू भी मिल सकता है। ठीक है ना। एंड तीसरा क्या है दोस्तों? ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, 1000 से ज़्यादा वैल्यू भी हमें मिल सकता है। एंड आप मुझे बताएंगे इन तीनों में से कौन सा वैल्यू सही है एंड कौन सा वैल्यू गलत है। तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं। ये जो पहला मेजरमेंट हमने किया था जहाँ पे हमें 1000 मीटर मिला है, ये है करेक्ट। ठीक है, ये है करेक्ट वैल्यू। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं ये जो पहला मेजरमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था, करेक्ट मेजरमेंट था। ठीक है, लेकिन बाकी 2 केसेस में हमें रॉन्ग वैल्यू मिला है। ठीक है, रॉन्ग वैल्यू मिला है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों मेजरमेंट में एरर है। ठीक है, तो इन दोनों मेजरमेंट में क्या है दोस्तों? एरर है, जिसके वजह से सही वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पाए। ठीक है, हम लोगों ने रॉन्ग वैल्यू निकाल लिए एरर की वजह से। ठीक है ना दोस्तों। चलो, ये तो था सिंपल सा कंसेप्ट एरर का। अभी हम लोग एरर को टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब हम लोग ट्रू वैल्यू को समझेंगे। ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होता है जिसको हम लोग AM से लिखते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वही होता है उसका ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वही होता है उसका ट्रू वैल्यू। आप लिख सकते हैं द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्चुअल या फिर ओरिजिनल वैल्यू होता है वही होता है उसका ट्रू वैल्यू। एंड ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें बार बार मेजरमेंट करना है। ठीक है, एंड बाद में उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, जैसे कि एक लिंक दिया गया है, एक लाइन दिया गया है। ठीक है, इसका ट्रू वैल्यू हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहला मेजरमेंट लेंगे, हमें A1 मिल गया है। ठीक है, प्लस दूसरा मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तीसरा मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत बार लेंगे। ठीक है, ओके, n टर्म तक। ठीक है, एंड बाद में हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे इसका। ठीक है, एवरेज जितने बार हमने किया है उससे डिवाइड कर दो। n बार हमने किया है तो n से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा क्या दोस्तों? ट्रू वैल्यू ऑफ द
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि रोड के केस में हमने 1000 मीटर लिए थे, तो 1000 मीटर सिर्फ एक ही मेजरमेंट में नहीं निकाला गया था, ठीक है, वो बहुत बार मेजरमेंट किया गया था, देन उसके बाद 1000 मीटर निकाला गया था, ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू क्या है दोस्तों? ट्रू वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एंड हम लोग ट्रू वैल्यू को कैसे निकालते हैं? हम लोग बहुत बार उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसका सम करके उसका एवरेज निकालते हैं या फिर उसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे निकलता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है दोस्तों? देखो, जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे मेजरमेंट करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट एक रीडिंग तो हमें देता है, वही रीडिंग क्या होता है दोस्तों? मेजर्ड वैल्यू होता है। जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम लोग मापते हैं वही इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग जो है दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग मेजर्ड वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलो इधर लिख लेता हूँ, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे जब हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलता है वही होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू, ओके। तो आप मुझे अब ये बताएंगे कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू क्या सेम होता है? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू क्या सेम होता है? नहीं होता है, ठीक है। ट्रू वैल्यू हम लोग कितनी बार करके निकालते हैं एंड मेजर्ड वैल्यू सिर्फ हम लोग एक बार में ही मेजरमेंट करके निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मेजरमेंट में एरर देखने को मिलता है। तो एरर क्या है दोस्तों? एरर है इन दोनों का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू को तो जो वैल्यू हमें मिलता है वही होता है एरर। चलो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, देन हम लोग एरर को समझेंगे, ओके। तो दोस्तों अभी एरर को समझते हैं, ठीक है। एरर, ठीक है। एरर क्या होता है दोस्तों? देखो अभी अभी हमने ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू को समझा है, तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही होगा एरर। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड measured value of a physical quantity is called error, ठीक है, ओके। चलो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा दोस्तों? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये है एरर का एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लोग एरर निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हमने लिया था रोड का, तो वहाँ पे ट्रू वैल्यू कितना था दोस्तों? 1000, ठीक है, ओके 1000। अगर हमें मेजर्ड वैल्यू 998 मिलता है तो यहाँ पे एरर कितना है दोस्तों? एरर है +2, ठीक है, +2 मीटर का यहाँ पे एरर देखने को मिला, ओके। अगर हम लोगों को 1000 से ज़्यादा मिलता है, मतलब मान लेते हैं 1004 मिला है हमें, तो यहाँ पे एरर कितना देखने को मिलेगा? -4 मीटर का मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। एंड एरर को हम लोग जीरो नहीं कर सकते, कोई ना कोई वजह तो होगा जिसके वजह से एरर होगा, जिसके लिए एरर को हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, कोई ना कोई रीज़न रह जाएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर रह जाएगा, ओके। तो ये था एरर का कंसेप्ट। एरर क्या है दोस्तों? एरर है
ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू से अगर हम लोग मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलता है प्लस मिलेगा या फिर माइनस मिलेगा, वही होगा हमारा एरर। ठीक है ना दोस्तों। चलो ये था पूरा कंसेप्ट एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं errors cannot be eliminated completely। ठीक है, completely हम एरर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, हम लोग एरर्स को मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन उसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग बहुत ही ध्यान के साथ मेजरमेंट किए होंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो कम आएगा, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था पूरा एरर का कंसेप्ट एंड इसके बाद हम लोग और दो चीज़ों को समझ लेते हैं, देन हम लोग टाइप्स ऑफ एरर को समझेंगे। तो क्या है वो दो चीज़ें? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है एंड प्रिसीजन क्या होता है। चलो इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो ये दोनों ही क्या है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का गुण होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों ही। ठीक है, तो एक्यूरेसी किस तरह का गुण है देखो दोस्तों, एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is the closeness of measured value, ठीक है, to the true value of a physical quantity। ठीक है, accuracy of an instrument is the closeness of measured value to the true value of a physical quantity। मतलब क्या है दोस्तों, देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिलता है, मापने के बाद जो वैल्यू मिलता है, मतलब मेजर्ड वैल्यू मिलता है, वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है वही हमें बताता है एक्यूरेसी। जितना पास होगा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा, इंस्ट्रूमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। जैसे कि देखो एक लाइन है दोस्तों, इस लाइन का लेंथ हम लोग मान लेते हैं 14.625 मीटर। ठीक है, ये है इसका ट्रू लेंथ। ठीक है, इस लाइन का ट्रू लेंथ कितना है, ये है। ओके, एंड जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो कितना मिला है 14.605 मीटर। ठीक है, 1605। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ठीक है, हमें मान लेते हैं 14.621 मीटर। तो इन दोनों मेजर वैल्यू में से कौन सा वैल्यू ज़्यादा क्लोज है दोस्तों, कौन सा वैल्यू ज़्यादा क्लोज है? सेकंड वाला वैल्यू ज़्यादा क्लोज है। ठीक है ना, सेकंड वाला वैल्यू ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट है A2, ये इंस्ट्रूमेंट A1 था, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट है। ठीक है, मोर एक्यूरेट। ठीक है, ओके, मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना पास होगा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये था एक्यूरेसी। एंड अगर हम लोग प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन क्या होता है दोस्तों, ये भी क्लोजनेस ही होता है लेकिन अलग तरह का। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is the closeness between
ठीक है, बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज टू इच अदर। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो जो सारे मेजर्ड वैल्यू हमें मिलने वाला है वो सभी मेजर्ड वैल्यू कितना नज़दीक होता है वही होता है उसका प्रिसीशन। ठीक है, जैसे कि इसी लाइन को, मतलब यहाँ पे हमने जो लाइन लिया है 14.625 मीटर, अभी एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग 3-4 बार मेज़र करते हैं इसी लाइन को, जैसे कि पहला मेज़रमेंट जहाँ पे हमें मिला है 13.679 मीटर, ओके, एंड दूसरा हमें मिला है 13.677 मीटर, एंड तीसरा मेजरमेंट जब हमने करा तो हमें मिला 681 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही पुअर है, कहा 14 एंड कहा 13। ठीक है, बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही मेजर्ड वैल्यू क्या है, अपने आप में बहुत ही क्लोज है। ठीक है, बहुत ही क्लोज है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कह सकते हैं हाई प्रिसीशन वाले इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन वाले इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसका एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही पुअर है। वो एक्यूरेसी ज़्यादा भी हो सकता था। ठीक है, बिल्कुल इस तरह सा भी हो सकता था कि हमें बिल्कुल नज़दीक वैल्यू मिल रहा है 615, 14.617, 14.616। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमें मिलता है तो हम ये भी कह सकते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी इसका हाई है एंड उसके साथ साथ इसका प्रिसीशन भी हाई है। ठीक है, अगर इस तरह का रेटिंग मिलता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक्यूरेसी इसका बहुत ही लो है लेकिन इसका प्रिसीशन बहुत ही हाई है। ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो वैल्यू जो है बहुत दूर दूर है, तो इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका प्रिसीशन क्या है दोस्तों, प्रिसीशन इसका बहुत ही वीक है। ठीक है ना, तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी मतलब जो मेजर्ड वैल्यू हमें मिल रहा है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास हो रहा है वो हमें बताएगा एक्यूरेसी। जितना पास होगा एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एंड प्रिसीशन क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू हमें मिलेगा वो कितने पास है। ठीक है, वही हमें बताएगा प्रिसीशन। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक एक जैसा ही है लेकिन अलग अलग है। ठीक है ना, चलो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, कितने तरह के एरर्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, तो एरर्स को हम लोग दो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर। ठीक है, एरर्स के नेचर के ऊपर बेस करके हम लोग एरर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके से हम लोग एरर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर, मतलब एरर्स के नेचर के ऊपर बेस करके हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर्स के ऊपर बेस करके भी हम लोग एरर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लोग इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के एरर देखने को मिल जाएगा, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, रैंडम एरर। ठीक है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो यहाँ पे हम लोग पहले सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद रैंडम एरर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है दोस्तों, वो सभी एरर जिसका रीज़न हमें पता होता है, जिसका कॉज हमें पता होता है कि
किस लिए एरर आ रहा है, अगर ये कारण हमें पता हो तो हम लोग उस तरह के एरर को कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ एरर, दिस टाइप्स ऑफ errors, these types of error are those whose reason are known, ठीक है, whose reasons are known। दिखाई दे रहा है हैंडराइटिंग बैड हो रहा है क्या? चलो कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ मुँह से। दिस टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर दोस whose reasons are known, whose reasons are known, जिसका कारण हमें पता होता है, and tend to be in one direction, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, इस तरह का एरर एक ही डायरेक्शन पे आने की प्रवणता दिखाता है, टेंडेंसी दिखाता है, ठीक है। इधर ये पॉजिटिव ही आएगा या फिर नेगेटिव ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, इधर ये पॉजिटिव ही आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये है सिस्टमेटिक एरर। अभी हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर के बारे में। सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या है, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। sources of systematic error, sources of systematic error, ठीक है, सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेस में आपको दो तरह के सोर्स देखने को मिल जाएगा। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, पर्सनल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है एंड पर्सनल एरर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं अगर वो गलत हुआ, ठीक है, अगर वो गलत हुआ, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको गलत तरीके से डिजाइन किया हो या फिर गलत तरीके से कोई मिस्टेक्स हो गया हो जिसके वजह से वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एरर को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है जिसके लिए हमें रॉन्ग रीडिंग मिल रहा है, मतलब मेजरमेंट पे हमारा एरर आ रहा है। तो उस तरह के एरर को हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब इसको अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरह से होगा, दिस एरर्स arise ड्यू टू डिफेक्ट इन, चलो इसको यहाँ से लिखता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और इन डिजाइनिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड ये जो एरर है दोस्तों इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो एरर है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट का एरर का वैल्यू पता हो कि कितना एरर है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के जगह पे हम लोग दूसरे कोई करेक्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके भी इस तरह के एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल एरर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, कोई भी इंजीनियर अगर मेजरमेंट करने जाता है एंड उस इंजीनियर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेजरमेंट करने का, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इंजीनियर गलती कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह का गलती को हम लोग कहते हैं पर्सनल एरर। देखो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगर मेजरमेंट करने जाता हूँ तो मेरे पास तो मेजरमेंट करने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं ज़्यादा गलती कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इंजीनियर जाता है जिसके पास मेजरमेंट करने का एक्सपीरियंस है तो वो कम गलती करेगा, ठीक है ना। तो पर्सनल एरर क्या होता है दोस्तों, ऑब्जर्वर जो गलती करता है, ऑब्जर्वर के एक्सपीरियंस की वजह से जो गलती होता है वही होता है पर्सनल एरर, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, दिस एरर्स occur due to
द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड इस तरह के एरर को हम लोग एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कम एक्सपीरियंस वाला बंदा मेजरमेंट करने जाता है तो एरर ज़्यादा आएगा, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा मेजरमेंट करेगा तो कम एरर आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं इस तरह के एरर को, ठीक है। तो ये था पर्सनल एरर। एंड उसके बाद हम लोग दूसरे काइंड ऑफ एरर को डिस्कस करेंगे, जो कि है रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। ओके, तो रैंडम एरर क्या है दोस्तों? जिसका रीज़न बहुत ही रैंडम है, ठीक है। बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से जो एरर आता है वो है रैंडम एरर। ये सारी आर है, ठीक है, ये सभी आर है, तो आर एंड एन में कंफ्यूज मत होना। रैंडम एरर, रैंडम एरर के रीज़न जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये इस तरह के एरर आ सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इसको रैंडम एरर कहते हैं। एंड इसका रीज़न हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो, दिस टाइप्स ऑफ एरर्स अराइज ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह का एरर को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। ये है रैंडम एरर। तो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे काइंड पे, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एंड आज का क्लास का जो नोट्स होगा दोस्तों वो जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। वो वेबसाइट पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब जाके आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दोस्तों अब हम लोग कुछ और टाइप्स देखेंगे जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ मेजरमेंट के ऊपर बेस करके करा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑन द बेसिस of mathematical calculation in measurement, ठीक है। ओके, तो पहला जो देखने को मिलेगा वो है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है दोस्तों? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है दोस्तों? ये एरर है अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को अगर हम लोग ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमें जो एरर देखने को मिलेगा वो क्या है दोस्तों? वो है एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि एक लाइन का ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली बार जब हमने मेजरमेंट किया तो हमें 14.9 सेंटीमीटर मिला। दूसरी बार जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो हमें क्या मिला दोस्तों? 14.8 सेंटीमीटर। एंड तीसरी बार जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो हमें मिला 14.6 सेंटीमीटर। एंड चौथी बार जब किया तो हमें मिला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या है दोस्तों? मैंने क्या कहा, एब्सोल्यूट एरर क्या है? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को अगर हम लोग ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमें जो एरर देखने को मिलेगा वही है क्या? एब्सोल्यूट एरर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इजिकल टू क्या होगा? AM माइनस A1, ठीक है। एंड दूसरे केस में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा दोस्तों? AM माइनस A2। एंड तीसरे केस में क्या होगा दोस्तों? A3 AM माइनस A3। एंड चौथे केस में क्या होगा? डेल्टा A4 इजिकल टू AM माइनस A4। ओके, अगर यहाँ पे चौथी वैल्यू ऐसा ना हो के ऐसा होता, ठीक है, 15.3 सेंटीमीटर,
ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ओके चलो, अब यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू से माइनस कर रहे हैं, तब हमें जाके मिल रहा है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं, तब जाके हमें मिलता है एब्सोल्यूट एरर। तो पहला केस में क्या होगा दोस्तों, हमें एरर कितना देखने को मिलेगा, 0.1, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। एंड दूसरे केस में क्या मिलेगा हमें, 0.2 सेंटीमीटर। एंड तीसरे केस में हमें मिलेगा 0.4 सेंटीमीटर। एंड चौथे केस में हमें मिलेगा -0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट एरर। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, चलो इस जगह पे हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, in the measurement of a physical quantity, in the measurement of a physical quantity, the difference between the difference between the true value and individual measured value, ठीक है। In the measurement of a physical quantity, the difference between the true value and the individual measured value of the quantity is known as absolute error, ठीक है। ओके, एब्सोल्यूट एरर। तो ये था एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, तो आपको समझ में आ गया है। ट्रू वैल्यू के साथ हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू के साथ हम लोग इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 मेजरमेंट किए हैं एंड इंडिविजुअली हम लोग ट्रू वैल्यू से माइनस कर रहे हैं सारे मेजर वैल्यू को, ठीक है। तो हमें ये सारे एब्सोल्यूट एरर देखने को मिल रहा है। तो ये है एब्सोल्यूट एरर। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा काइंड है दोस्तों मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या है दोस्तों, सारे एब्सोल्यूट एरर जितने हम लोग निकालेंगे उसका अगर मीन कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोगों ने 4 मेजरमेंट किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें 4 एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, 4 एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा A4, ठीक है ना। तो हमें 4 एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल इस तरह से हम लोग लिखेंगे एंड क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, सभी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें ऐड करना है, A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4। अगर कोई भी ऐसा रहता है तो हम लोग इसको डेल्टा AN से लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो अभी 4 के लिए ही बताते हैं। तो ये हमने साम कर दिया एंड क्योंकि 4 मेजरमेंट लिए हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड फाइनल रिजल्ट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, ओके। जैसे कि ए का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ओके, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर।
ओके ना। ये होगा फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू के साथ अगर हम लोग प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट इरर कर देते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड ये क्या होगा दोस्तों, एन टर्म के लिए, एन टर्म के लिए क्या होगा, प्लस हम लोग यहाँ पे ए एन डेल्टा ए एन कर देंगे एंड एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये मीन एब्सोल्यूट इरर है दोस्तों। चलो, मीन एब्सोल्यूट इरर का कोई भी डेफिनेशन आपको लिखना नहीं होगा, सिर्फ आप ये लिख लीजिएगा मीन ऑफ द एब्सोल्यूट इरर। ठीक है, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट इरर, सारे एब्सोल्यूट इरर का जो मीन होगा वही होगा मीन एब्सोल्यूट इरर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव इरर के बारे में। ठीक है, थर्ड काइंड क्या होगा दोस्तों, रिलेटिव इरर। थर्ड जो होगा वो होगा सी रिलेटिव एरर। इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और एक नाम है, क्या नाम है इसका, प्रोपोर्शनल एरर। ठीक है, ये तीनों नाम से ही इसको हम लोग जानते हैं, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड प्रोपोर्शनल एरर। तीनों एक ही है एंड ये क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये है एक रेशियो। ठीक है, किसके किसके बीच में, मीन एब्सोल्यूट इरर एंड ट्रू वैल्यू के बीच में रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो। ठीक है, रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपन में ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर या फिर प्रोपोर्शनल एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, ये एक रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू का। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे ए एम। ठीक है ना दोस्तों, ये है हमारा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर या फिर प्रोपोर्शनल एरर। इसके बाद और एक एरर हमें देखने को मिल जाएगा जो कि है परसेंटेज एरर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है दोस्तों, देखो जब हम लोग रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तब जाके हमारा मिल जाता है परसेंटेज एरर। ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज एरर को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा ए एम इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये है परसेंटेज एरर। बिल्कुल याद रखिएगा, रिलेटिव एरर क्या है, एक रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू एंड परसेंटेज एरर क्या है दोस्तों, रिलेटिव एरर को जब हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तब जाके हमें मिलता है परसेंटेज एरर। एंड इन सभी एरर से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है। ठीक है, तब आपको ये सारे फॉर्मूलास काम पे आएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ एरर को समझेंगे। जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे एरर्स को लेके तब क्या कंबाइन या फिर कम्बिनेशन एरर हमें देखने को मिल जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट्सएप नंबर 7866804794। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।